दोस्तों, नमस्कार। ब्राइटवे टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग फिर से भूगोल के प्रश्नों को करते हैं और ये बीटीबीसी टेक्स्ट बुक, जो बिहार की जो टेक्स्ट बुक होती है ऑफिशियल सरकारी किताब, उससे हम लोगों ने इस सवाल को निकाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न है हमारा वो ये है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है जिसे हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, कि एक बार कोयला का इस्तेमाल करने के बाद हम दोबारा उसे प्रयोग में नहीं ला सकते। एक फैक्ट के लिए याद रखेंगे, कोयला 4 प्रकार का होता है। सबसे बेहतरीन क्वालिटी का, अच्छे क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइट कहलाता है, सबसे बेहतरीन क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का। उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट और सबसे खराब किस्म का जो कोयला होता है उसे पीट कहते हैं। तो 4 तरह का कोयला होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें सबसे उच्चतम गुणवत्ता का कोयला एंथ्रेसाइट होता है और सबसे खराब किस्म की जो कोयला होती है वो पीट होते हैं। ये कोयला बनने की प्रक्रिया में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो ये पुनः पूर्ति योग्य, जिसे हम लोग अंग्रेजी में रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं, ये फिर से पुनः इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज इस्तेमाल किया, कल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परसों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ सूर्य ताप, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति बहुत अधिक है। एक फैक्ट आपको बताता चलूं, एक आंकड़ा बताता चलूं कि सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। याद रखेंगे, 8 मिनट 20 सेकेंड का वक्त लगता है। अगला प्रश्न, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। तो ये 200 नॉटिकल माइल होगा, 200 समुद्री मील होगा। दोस्तों यहां पर कुछ आपको समझना पड़ेगा। एक समुद्री मील जिसे नॉटिकल माइल बोलते हैं, में 1.852 किलोमीटर होता है। एक नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर होता है। तो 200 नॉटिकल माइल का मतलब 200 गुणे 1.852 किलोमीटर, यानी कुल 370.4 किलोमीटर होगा। तो वो इलाका अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, समुद्री तट से, तट रेखा से। उदाहरण के लिए, ये अगर हमारा भारत है और भारत की तट रेखा है, तो यहां से 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होगा, ये पूरा का पूरा इलाका ये अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं का मतलब ही होता है लूटपाट करना। तो अगर हम संसाधनों के अनियोजित तरीके से दोहन करते हैं, मतलब हम अपने प्रौद्योगिकी का, मानव का इस्तेमाल करके विनियोजित तरीके से, बिल्कुल जैसे तैसे अगर हम संसाधन का दोहन करते हैं, तो ये डाकुओं की अर्थव्यवस्था कही जाएगी। अगला प्रश्न आता है, समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। ये राष्ट्रीय संपत्ति कहलाती है। दोस्तों ये आपके किताब का प्रश्न है, यहाँ एक त्रुटि है। त्रुटि ये है कि ये हमारी समुद्री रेखा है, ये समुद्र का हमारा तट है। तो समुद्र के तट से लगभग 12 नॉटिकल माइल, यानी कि 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा कहलाता है। एनसीईआरटी की किताबों में जब आप देखेंगे, तो एनसीईआरटी की किताबों में यह 12 समुद्री मील, 12 नॉटिकल माइल दी हुई है। कैलकुलेशन के हिसाब से 1 नॉटिकल माइल का बराबर 1.852 होता है। तो 12 गुणे 1.852 बराबर कितना होगा, 22.224 किलोमीटर।
तो सही उत्तर क्या होगा? 22.22 किलोमीटर, जो कहीं भी नहीं है। तो इनमें से कोई भी उत्तर नहीं। सही उत्तर क्या होगा अगर आपके प्रश्न पे पूछे तो 22.22 किलोमीटर कह रहेंगे। बेफिक्र होकर कीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, भारत में कॉफी सर्वाधिक कहां उगाई जाती है? भारत में कॉफी, जिसे हम लोग हिंदी में कहवा भी बुलाते हैं, कॉफी आप लोगों ने पिया होगा शादी विवाह में या कहीं और भी, तो कहवा यानी कि कॉफी सबसे अधिक कर्नाटक में उगाई जाती है। लगभग कुल उत्पादन का 70% कर्नाटक में उगता है और ये अरेबिका क्वालिटी का, अरब के गुणवत्ता का होता है और बहुत ही विश्व का सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन गुणवत्ता का कॉफी भारत में उत्पादित होता है, कर्नाटक में उत्पादित होता है और ये यमन से आया था। याद रखिएगा, यमन से यह कहवा आया था इस गुणवत्ता का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कृषि योग्य भूमि में सम्मिलित की जाती? कृषि योग्य भूमि मतलब वैसी भूमि जिसपे आप कृषि कर सकते हैं, वैसी भूमि नहीं जिसपे जंगल उगा हुआ है, या फिर वैसी भूमि नहीं जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं। तो कृषि योग्य भूमि में शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब होता है वैसा क्षेत्र जहां पर रोपाई की गई है, जहां पर पौधों को रोपा गया है। चालू परती भूमि मतलब खाली भूमि जहां पर खेती की जा सकती है। अन्य परती का मतलब ही होता है खाली जमीन, जमीन जो है वो खाली है और उपजाऊ भी है और उसमें खेती की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी वो क्षेत्र हैं जो कृषि योग्य भूमि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्षाधीन फसल के उदाहरण है? यानी कि यदि कम वर्षा भी हो या उसे कम भी पानी उपलब्ध कराया जाए, सिंचाई की मात्रा कम भी हो, उपलब्धता अगर सिंचाई की नहीं भी हो, फिर भी ये फसल आसानी से उग सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? मोटे अनाज, दाल और तिलहन, जिसमें कम वर्षा और कम जल के कारण भी इसमें खेती हो जाएगी। चावल वो फसल है जिसे हम लोग धान के नाम से जानते हैं। तो धान के लिए हमें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ये बात याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अधिक जल किस पौधे को चाहिए, किस फसल को चाहिए, तो वो होता है चाय। चाय को सबसे अधिक वर्षा की और जल की जरूरत होती है, मगर पानी चाय के पौधों के जड़ों में नहीं टिकना चाहिए। अगर पौधे में जल टिक गया तो वो फसल बर्बाद होगी। इसीलिए आप देखिएगा कि चाय की खेती हमेशा इस तरह के ढलानों वाली खेती में होती है। इसे सोपानी कृषि कहते हैं, इसे टेरेस फार्मिंग या सोपानी कृषि भी कहते हैं। तो सोपानी कृषि चाय में की जाती है और धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। धान के पौधे को कम से कम 75 दिन तक पानी में डूबा हुआ रहना चाहिए, तब वो बहुत अच्छा उपज देता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन कृषि के प्रकार है? तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भी कृषि का प्रकार है, गहन जीविका निर्वाह भी कृषि का प्रकार है और वाणिज्यिक कृषि भी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। प्रारंभिक जीविका निर्वाह का मतलब होता है जब हम अपने जीवन के निर्वाह के लिए, सिर्फ खुद के खाने के लिए जो फसल हम उगाते हैं उसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कहते हैं। गहन जीविका निर्वाह का मतलब होता है खुद खाने के लिए, साथ ही साथ इसे हम बाजार में बेचकर कुछ धन अर्जित भी कर सकें, तो उसे गहन जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं, उसे गहन जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। और जो अगला प्रश्न है हमारा, माफ कीजिएगा, जो अगला है वो है वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि का मतलब होता है कि हम यदि कोई फसल उगाते हैं और हमारा मुख्य ध्येय होता है कि हम व्यापार करें, उससे कमाई करें, व्यापार के उद्देश्य से अगर कृषि करते हैं तो उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। तो ये तीनों तरह की कृषि जो है वो कृषि के प्रकार है। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फसल के प्रारूप हैं? सीजन है फसल का। तो रबी, खरीफ और जायद, ये तीनों के तीनों फसल के प्रकार है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, डिटेल से आपको बताएंगे। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल की जन्मभूमि भारत को कही जाती है? तो गन्ना, गन्ना वो फसल है जिसकी जन्मभूमि भारत में हुई है।
भारत ही वो देश है जहां पर सबसे पहले चीनी हम लोगों ने प्रयोग में लाया। चीनी, आपको पता है गन्ने से गुड़ बनता है, गन्ने से खांड भी बनती है और गन्ने से ही चीनी भी बनता है। गन्ना वो फसल है जिसको पूरी तरह से पैदावार होने में 1 वर्ष का समय लगता है। याद रखिएगा, 1 वर्ष का समय लगता है गन्ना के उत्पादन में। ये बांस प्रजाति का है और इसमें रस होता है, मीठा रस होता है, इससे हम लोग चीनी बनाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत किस फसल का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र है? तो तिलहन, तिलहन का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र है भारत। तिलहन का मतलब क्या होता है? ऑयल सीड्स। ऑयल सीड मतलब जिससे तेल बनते हैं। सरसों हो गया, तिल हो गया, तीसी हो गया, ये सारी चीजें जो हैं जिनसे हम लोग तेल निकालते हैं वो तिलहन होता है। गेहूं में हमारा स्थान दूसरा है, चावल में हमारा स्थान दूसरा है चीन के बाद, मूंगफली में भी हमारा स्थान दूसरा है, तिलहन में हमारा स्थान पहला है, दूध के उत्पादन में भी हमारा स्थान पहला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल में थीन नामक पदार्थ होता है? तो चाय में थीन नामक पदार्थ होता है जिसके वजह से हमें एक प्रकार की ताजगी महसूस होती है। जब हम चाय पीते हैं तो हमें एक प्रकार की ताजगी महसूस होती है और नींद भी भाग जाता है। कहवा में कैफीन होता है, तंबाकू में निकोटीन होता है और रागी में फाइबर होता है। रागी बहुत ही पौष्टिक आहार है। अगला प्रश्न, बीपीएल का अर्थ यहां पर क्या है? बीपीएल का अर्थ यहां पर बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसे हम लोग हिंदी में गरीबी रेखा के नीचे कहते हैं। आप लोगों ने बीपीएल कार्ड के बारे में जरूर सुना होगा। आप लोगों ने आम लोगों से पीला कार्ड, लाल कार्ड, इन चीजों के बारे में अवश्य सुना होगा। तो बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। भारत में एक आंकड़े के अनुसार 27.1 करोड़ लोग अभी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। अगला प्रश्न, कपास के उत्पादन के लिए कितना पाला रहित दिन चाहिए और यह किस मृदा में सबसे अच्छी उगती है? पाला का मतलब होता है कि ठंडा नहीं होना चाहिए, कोहरा नहीं होना चाहिए, फॉग नहीं होना चाहिए। तो पाला रहित दिन कितना चाहिए? तो 210। और किस मृदा में सबसे अच्छी उगती है? तो काली मृदा। काली मृदा को ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा को काली कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं, साथ ही साथ काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, रेगुर मृदा, काली मृदा, और ये लावा से भी उत्पन्न होती है तो इसे लावा मृदा भी कभी कभी कह दिया जाता है। तो काली मृदा और 210 दिन कपास के उत्पादन के लिए सबसे बेहतरीन है। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ऑपरेशन फ्लड किस फसल या चीज से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दुग्ध के उत्पादन से संबंधित है। दूध के उत्पादन से संबंधित है। दूध के उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति, याद रखेंगे, श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी, आरंभ किया गया था। और ऑपरेशन फ्लड में जिन्हें सबसे महत्वपूर्ण स्थान मिला है, जिनके वजह से आज भारत दूध का सबसे अग्रणी उत्पादक देश है, पूरे विश्व में प्रथम स्थान है। पूरे विश्व में भारत का स्थान प्रथम है। पूरे विश्व में भारत का स्थान केवा है? प्रथम है दूध के उत्पादन में। उन व्यक्ति का नाम है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन के वजह से हम भारत में दूध का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। आपने अमूल का नाम जरूर सुना होगा। अमूल दूध पीता है इंडिया, या फिर अटली बटली डिलीशियस अमूल। तो अमूल का मतलब होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद एक जगह है गुजरात में, तो उस स्थान पे दूध का प्लांट लगा, तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। पहले इसका नाम कायरा था, बाद में इसका नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड कर दिया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो यह है जूट या फिर पटसन, जिससे हम लोग बोरी, रस्सी इत्यादि बनाते हैं। भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल। केरल में
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। सदाबहार वन या फिर इसे वर्षा वन भी बोला जाता है। वर्षा वन या सदाबहार वन ये उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और साथ ही साथ तापमान भी बहुत अधिक होता है। तापमान भी अधिक होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। इसे उष्ण एवं आर्द्र, उष्ण प्लस आर्द्र तापमान वाले क्षेत्र में रबर की खेती होती है। तो केरल उस क्षेत्र में आता है। अब आइए यहां पर कुछ एब्रिविएशंस को देखें जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के सवाल बनते ही बनते हैं। तो पीडीएस का फुल फॉर्म यहां पर है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हिंदी में से जन वितरण प्रणाली कहते हैं। आप लोगों ने राशन की दुकान से जाके राशन की दुकान से गेहूं, चावल और मिट्टी का तेल, पहले मिट्टी का तेल भी आता था जिसे हम लोग केरोसिन ऑयल कहते हैं, चीनी भी मिलता था, पर कोरोना के काल में आप लोगों ने गेहूं, चावल और चना, इस जन वितरण प्रणाली, ये जो सस्ती दुकानें होती हैं फेयर प्राइस शॉप, जिसे राशन की दुकान भी बोला जाता है, तो वहां से आपने जरूर लाया हो। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। एपीएल का मतलब होता है अबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर। एपीएल कार्ड आप लोगों ने सुना होगा, हरे रंग का कार्ड होता है एपीएल, एबव पॉवर्टी लाइन। बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। हाई यील्डिंग वैरायटी HYV, जिसे संकर फसल भी कहते हैं, संकर किस्म भी कहा जाता है, जिसमें पैदावार बहुत ज्यादा होता है। अगर 1 किलो साधारण बीज है तो उससे यदि 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होगा, तो अगर संकर फसल है तो आधा किलो बीज में ही उतना उत्पादन हो जाएगा। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड बोलते हैं। FCI का मतलब होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, जो अनाजों का भंडारण करती है। भारत सरकार का उपक्रम है और ये अनाजों का भंडारण करती है, खास करके गेहूं और चावल का। KCC का मतलब होता है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड हमारे किसानों को उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो कर्ज के जाल से मुक्त हो सके। साहूकार या फिर जमींदार या फिर जो व्यापारी होते हैं बहुत ही ज्यादा ब्याज पर पैसे उधार देते हैं, जिसके वजह से हमारे किसान भाई कर्ज में फंस जाते हैं। तो भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया है। अगला PAIS का मतलब होता है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। ये हमारे किसान भाइयों के लिए है कि अगर उनका देहांत हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उन्हें मुआवजे उनके परिवार को दी जाएगी, उनका बीमा किया जाता है और उनके परिवार को कुछ धनराशि दी जाती है ताकि वो कुछ हद तक अच्छे से सरवाइव कर सके, अच्छे से जीवन को जी सके। MSP आप लोगों ने बहुत सुन रखा होगा। इधर किसान आंदोलन में MSP खत्म कर दिया जाएगा, MSP खत्म कर दिया जाएगा, इस तरह की अफवाहें आप लोगों ने बहुत सुनी होगी। तो MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में से न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब होता है कि सरकार फसल के उत्पादन से पहले ये घोषणा करती है कि ये इस फसल की कीमत है। मान के चलिए कि गेहूं की अभी 1975 रुपये, मान के चलते 1975 रुपये प्रति क्विंटल अभी MSP कर दी गई, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी किसान भाई, चाहे वो सब्जी मंडी में, बाजार में, व्यापारी के पास, गल्ला व्यापारी के पास, किसी दुकानदार के पास जाके बेचेगा तो इससे ऊपर उसकी कीमत मिल सकती है। 1975 से ज्यादा मिल सकता है, पर इससे कम उसे नहीं मिलेगा। 1975 से कम नहीं मिलेगा। मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा। अगर किसानों को जबरन कहा जाए नहीं तुम 1600 में ही बेचो, तुम 1500 में ही बेचो, तो वो अलग बात है। पर सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि इस मूल्य से कम हर फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। अभी खास करके 24 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है कि उससे कम में फसल नहीं खरीदी जा सकती है। सरकार गेहूं और चावल प्रमुखता से खरीदता है। सरकार गेहूं और चावल ही खरीदती है, बाकी सारे फसलों के लिए उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया है।
और जो अगला हमारा आखिरी जो एब्रिविएशन है वो है एपीएमसी। एपीएमसी भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा, एपीएमसी एक्ट इत्यादि। तो एपीएमसी का मतलब होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। कृषि में जो भी उत्पादन होता है उसको बेचने के लिए जो जगह होता है उसे बाजार समिति। आप लोगों ने बाजार समिति जरूर सुना होगा। बाजार समिति जहां थोक के भाव में मंडियों में किसान अपने सामान को लाके बेचते हैं और उनसे व्यापारी खरीदते हैं और उसके बाद फिर रिटेलर्स, आम दुकानदार या फिर लोग जाके उनसे सामान खरीदते हैं। तो ये कुछ एब्रिविएशंस थे, आप याद करेंगे, ये परीक्षा में आने की संभावना बनती है। आइए यहां पर कुछ और चीजों को समझते हुए चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगे हाथ। भारत की प्रमुख फसलें। भारत में 3 तरह की फसलें होती है, एक होता है खरीफ, दूसरा रबी, तीसरा जायद। खरीफ की फसल जून जुलाई में लगती है बारिश की शुरुआत से। भारत में जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो उसके बाद लगती है और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई हो जाती है। वर्षा ऋतु और इसके जो प्रमुख फसल है उसमें चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, तिल, जूट और मूंगफली। दूसरी हमारी जो क्रॉपिंग सीजन है, जो फसल है प्रमुख, वो है रबी। अक्टूबर नवंबर ठंडे के दिन में इसे लगाया जाता है और मार्च अप्रैल तक इसकी कटाई कर ली जाती है। शीत ऋतु में यह फसल उगाया जाता है। इसके प्रमुख फसल हैं गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, तीसी और सरसों। और हमारा जो अगला विषय वस्तु है वो है जायद। जायद फसल मार्च अप्रैल से मई जून तक उगाया जाता है, जब रबी की फसल कट जाती है और खरीफ की फसल लगती नहीं है। रबी की कट जाती है और खरीफ की लगती नहीं है। उस बीच खाली समय में मार्च अप्रैल में ये लगाई जाती है और मई जून तक काट ली जाती है। ग्रीष्म ऋतु में सब्जियां उगाई जाती हैं, सामान्यतः कद्दू, ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, मकई, धान, मूंग और उड़द इत्यादि लगाए जाते हैं, जिसमें से खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज, भिंडी और एक और फसल है जिसे बिटर गार्ड कहते हैं। बिटर गार्ड मतलब करेला। तो ये सारी चीजें लगाई जाती हैं। आइए अगला प्रश्न, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो जनसंख्या। औद्योगिक अवस्थिति का मतलब किसी भी क्षेत्र में उद्योग लगाए जाने के पहले क्या क्या ध्यान रखा जाना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखा जाना चाहिए एक फैक्ट्री लगाने से पहले। तो पूंजी होनी चाहिए, बिना पूंजी के तो लगेगा नहीं। ऊर्जा संसाधन होने चाहिए, बिजली होना चाहिए, जल संसाधन होना चाहिए ताकि उत्पादन हो सके। बाजार होना चाहिए जहां माल बिके। जनसंख्या बृहद स्तर पर अर्थव्यवस्था को अगर आप गहराई से पढ़ेंगे तो बहुत बृहद स्तर पर जनसंख्या की जरूरत होती है, सामान्य स्तर पर नहीं। अगर 100 लोग भी हैं फिर भी आप देखिएगा कि वहां पर छोटे कल कारखाने मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख चीजों की आवश्यक होती है। जनसंख्या उतना आवश्यक कारक नहीं है। हाँ, बहुत गहरे अर्थव्यवस्था को अगर पढ़ेंगे तब ये भी एक महत्वपूर्ण कारक होगा। जैसे हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा बाजार है, दुनिया का सबसे तेजी से उभरता बाजार है। क्यों? क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो भारत में कुछ भी बिक जाता है। भारत में आप देखोगे कि जहर भी बिक जाता है, पॉइजन भी इंडिया में आराम से बिक जाता है। कछुआ चाप, मच्छर मारने वाला आप लोगों ने सुना ही होगा। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है टिस्को। यह है टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी। 1907 में यह काम करना शुरू कर दिया था। जमशेदजी नौसरवान जी टाटा ने इसकी स्थापना की थी साक्ची नामक जगह पर, जो कि जमशेदपुर में है और स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों? इसके पीछे के कारण क्या है? मुंबई एक पत्तन है, बिल्कुल सही। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है। हाँ, महाराष्ट्र और गुजरात ये 2 स्थान हैं जहां पर काली, गुजरात और महाराष्ट्र में काली मृदा, काली कपास मृदा उपलब्ध है, जिसके वजह से कपास उगाया जाता है। मुंबई में पूंजी भी उपलब्ध है। मुंबई एक भारत की सबसे महत्वपूर्ण स्थलियों में से एक है। मुंबई को भारत का कॉमर्शियल कैपिटल भी कहा जाता है, वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ आरबीआई है, देश के सारे बड़े प्रमुख बैंकों के हेडक्वार्टर्स भी हैं।
तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सही, उपयुक्त सभी। एक और बात मैं आपको बताते चलूं, कपास के फूल से कपास का धागा बनाने की जो विधि होती है, स्पिनिंग का जो प्रोसेस होता है, उसमें आर्द्रता बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है। आर्द्रता, यदि समुद्र का तट है तो उस वाले क्षेत्र में आर्द्रता होगी, यानी नमी होगी हवा में। हवा में नमी नहीं होने के वजह से धागा हमेशा टूट जाता है, स्पिनिंग के दौरान धागा बार बार टूट जाता है। इसलिए ज्यादातर आप सूती के मिलों को देखेंगे कि समुद्र के तट वाले इलाके में ही लगाया जाता है। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो यह है सीमेंट। सीमेंट एक खनन आधारित उद्योग है। हुगली औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? हुगली औद्योगिक प्रदेश कहाँ है बताइए? हुगली औद्योगिक प्रदेश ये कोलकाता के रिसड़ा में है। कोलकाता के रिसड़ा में है। इसे आप याद रखेंगे कि बहुत सारे इसमें से औद्योगिक प्रदेश हैं। कोलकाता के रिसड़ा में 1855 में सबसे पहले जूट की फैक्ट्री लगाई गई थी, तो ये औद्योगिक प्रदेश बन गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब हो गया सरकारी क्षेत्र। तो जेके सीमेंट प्राइवेट है। रेमंड के कपड़े आप लोगों ने देखे, ये प्राइवेट है। टाटा लौह एवं इस्पात टिस्को ये प्राइवेट है। बोकारो लौह इस्पात उद्योग ये सरकारी है। बोकारो लौह इस्पात उद्योग ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारतीय इस्पात प्राधिकरण निगम के तहत आता है और 1964 में इसकी स्थापना हुई थी सोवियत संघ की मदद से। किसकी मदद से? सोवियत संघ की मदद से इसकी स्थापना हुई थी और बोकारो झारखंड में अवस्थित है। बोकारो झारखंड में अवस्थित है, स्टील सिटी के नाम से इसे भी जानते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग? उपभोक्ता उद्योग का मतलब हुआ कि वो वस्तु जो फैक्ट्री से सीधे बाजार में बिकने के लिए चल जाए, तो वो चीनी है। पेट्रो रसायन डायरेक्ट बाजार में नहीं जाता। लौह इस्पात सीधे बाजार में नहीं जाता। चितरंजन लोकोमोटिव जहां रेल के इंजन बनते हैं वो डायरेक्ट बाजार में नहीं जाता। तो जो सीधे बाजार में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हो, जैसे टूथपेस्ट फैक्ट्री में बना सीधे बाजार में उपलब्ध, कुरकुरे फैक्ट्री में बना सीधे बाजार में उपलब्ध, पार्ले जी बिस्किट बना सीधे बाजार में उपलब्ध, तो उसी तरह से चीनी बना सीधे बाजार में उपलब्ध। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो ये खिलौना उद्योग। अगर हम लोग देखेंगे तो ये सभी उद्योग अपने अपने जगह पे, आज ये खिलौना उद्योग भी बहुत बड़ा उद्योग हो चुका है, मगर इन चारों में अगर बात की जाए तो खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। आज खिलौना उद्योग भी बहुत बड़ा हो चुका है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। 2 और 3 दिसंबर के मध्य रात्रि को 1984 को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था, जिसके वजह से 3787 लोगों से ज्यादा की मृत्यु तत्काल हो गई थी। वैसे कहा जाता है कि 16,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये एक त्रासदी थी भोपाल की। मिथाइल आइसोसाइनाइड 2 से 3 दिसंबर की मध्य रात्रि 1984 में हुआ था। तो अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की लंबाई 3.88 लाख थी। 2.42 लाख कच्ची सड़कें थी, 1.46 लाख किलोमीटर पक्की सड़कें थी। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3.88 लाख किलोमीटर तर आएगा। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पे कौन है? तो ये महाराष्ट्र। आज भी महाराष्ट्र पक्की सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे के मामले में प्रथम स्थान पर है। याद रखने के लिए भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? NH-44 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44, जो कि श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाता है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सड़क वर्ग नहीं है? तो ये सीमांत सड़कें हैं।
अगला प्रश्न, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? देखिए दोस्तों, जब यह किताब छपा था तो उस समय मुंबई और माफ कीजिएगा कोलकाता और दिल्ली सिर्फ 2 जगह ही मेट्रो सेवाएं उपलब्ध थी, मगर आज मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता सभी जगह मेट्रो सेवाएं उपलब्ध है। तो इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। ये 2020 के आंकड़े के अनुसार सभी जगह मेट्रो सेवा उपलब्ध है। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस का नाम बदल के इंडियन कर दिया गया? तो यह काम 2005 में हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 27 अक्टूबर 1986 को किया गया था। 27 अक्टूबर 1986, यानी इसका उत्तर ये होगा। इन्नौर पत्तन किस राज्य में है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में इन्नौर पत्तन है। भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत में डाक की स्थापना 1854 को, डाक विभाग की स्थापना 1854 को लॉर्ड डलहौजी, जो कि भारत का उस समय का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड डलहौजी ने डाक विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र अवस्थित हैं? दोस्तों, इस प्रश्न के ऑप्शन में एक त्रुटि है। इसका सही उत्तर होगा 8, मगर आपके किताब में, इस पुस्तक में यह ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है। 8 कौन कौन सा है? तो पहला है कांडला, जो कि गुजरात में है। दूसरा सूरत, ये भी गुजरात में है। उसके बाद सांता क्रूज, सांता क्रूज ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद फिर चेन्नई, ये तमिलनाडु में है। उसके बाद कोच्चि, ये केरला में है। उसके बाद फाल्टा, ये पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम ये अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। और आखिरी में है नोएडा, ये अवस्थित है यूपी में। दोस्तों, नोएडा के बारे में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये एनसीआर के इलाके में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं। और फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। बाकी के प्रश्न हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक मन लगा के पढ़िए, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।